नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 7th क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। तो इसका हम चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट इसलिए बनाए थे क्योंकि जो एक पार्ट में वीडियो लंबी हो जाती और वो देखने में भी थोड़ा अच्छी नहीं लगती, बोरिंग होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा बड़ा ना हो और ये 10 मिनट में ही इसको कंप्लीट करते हैं। और वैसे भी ये छोटा ही है, ज़्यादा है नहीं। बस घास स्थल के बारे में पता करना है, उनके बारे में बताना है हमें क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि पहले का क्या पढ़ा है हमने। प्राकृतिक वनस्पति वन जीवन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको हमने 3 भागों में बांटा था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 3 भागों में किन किन ने बांटा? पहला था वन, ठीक है, दूसरा था घास स्थल, ठीक है, और तीसरा था कांटेदार झाड़ियाँ। क्या था? कटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। तो इनको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है घास स्थल। क्या है? घास स्थल। तो घास स्थल के बारे में देखते हैं कि घास स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जो उष्ण का मतलब होता है गर्म, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि उष्ण का मतलब होता है गर्म। जो गर्म प्रदेशों में जो घास स्थल है उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इस तरीके की ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जो घास स्थल है इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। समझ में आ गया? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके दोनों तरफ जो घास स्थल है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये है 0 से लेकर 23 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक ये घास स्थल मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र में पहले हम देख चुके हैं। यह वनस्पति निम्न में से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। निम्न और मध्यम वर्षा वालों में होती है, और जो वन होते हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। ये घास काफ़ी ऊंची होती है। कितनी होती है? 3 से 4 मीटर की ऊंचाई होती है इनकी, ठीक है। आगे देखो, अफ्रीका के सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका का सवाना जो घास स्थल है वो इसी प्रकार का है, ठीक है। और भी बहुत से घास स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो सवाना है उसके अलावा कैंपोस है, ये है ब्राज़ील में। कहाँ पर है? कैंपोस कहाँ पर है? ब्राज़ील में, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। सेरोडो है, सेरोडो घास स्थल है, ये है ब्राज़ील में। और लानो जो है ये भी है कंबोडिया और वेनेजुएला में। इसके अलावा और भी है, लेकिन तुम्हें 7वीं क्लास है, 7वीं क्लास में इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अभी 8वीं 9वीं 10वीं जो भी क्लासें आएंगी आगे, उनमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाएगी। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, हिरण है, तेंदुआ, ये जानवर पाए जाते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है इसमें कौन कौन से घास स्थल है। तो सबसे पहले बताया कि सवाना जैसे घास स्थल हैं, ठीक है। कंपोज है, ब्राज़ील है, और ये लानोज है, ठीक है, वेनेजुएला में है ये, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से जानवर हैं। तो जेबरा है, जिराफ है, हिरण है, तेंदुआ, इस तरीके के यहाँ पर जानवर मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखते हैं हम शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा? शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण का मतलब होता है कि ठंडा, ठीक है। और घास स्थल जहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये कौन सी जगह मिलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहाँ से 23.5 तक बता दिया था हमने, दोनों साइड 23.5 तक बता दिया था। कौन से मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। अब देखते हैं कि 23 से लेकर 66.5 तक, 23 से लेकर 66.5 तक जो घास स्थल मिलते हैं दोनों साइड, जो 23 से लेकर 66.5 तक जो घास स्थल मिलते हैं, अक्षांशों की बात कर रहा हूँ मैं। किन की बात कर रहा हूँ? अक्षांशों की। 23.5 से लेके 66.5 अक्षांशों के बीच में जो घास स्थल मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है। आगे समझ में? आगे देखो, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, ये पता चली गया है। यहाँ घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। यहाँ की जो घास होती है वो छोटी भी होती है और पौष्टिक भी होती है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। क्या क्या जानवर मिलते हैं? भैंस मिलती है जंगली, बाइसन मिलते हैं, एंटीलोप मिलते हैं। अब ये देखो कौन कौन से घास स्थल, इनके बारे में भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो शीतोष्ण में पंपाज है। कौन सा है? पंपाज। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। इसके अलावा वेल्ड है। ये वेल्ड कहाँ है? दक्षिण
अफ्रीका में, ठीक है। उसके अलावा है कैंटबरी है, कैंटबरी मतलब न्यूजीलैंड में, ठीक है। फिर डाउन्स है, डाउन्स मैदान है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके अलावा स्टेपी है पूर्वी यूरोप में, और प्रेज के हैं वो कि उत्तरी अमेरिका में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया इनमें। इनकी मैं तुम्हें एक वो भी दे दूंगा PDF भी, भाई कौन कौन से घास स्थल है कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं कटीली झाड़ियाँ। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती है इसके बारे में देख लेते हैं। शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है, शुष्क में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के कौन से किनारों पर मिलते हैं? पश्चिमी किनारों पर। सीधा क्वेश्चन आएगा उष्णकटिबंधीय घास के उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पर मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान मिलते हैं पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें, ठीक है, अभी कर देते हैं। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तानों का नाम बता सकते हैं? तो भारत का रेगिस्तान है बड़ा, उसका नाम है थार का रेगिस्तान। अभी मैं तुम्हें दुनिया का जो प्रमुख रेगिस्तान है उनके बारे में 4-5 के बारे में बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं उनके बारे में पता करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रमुख रेगिस्तान है उनके बारे में बता देता हूँ, तुम्हें उनका फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको। तो ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, ये विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है। मैंने यहाँ पर 5 का ही नाम रखा है या 5 ही लिस्ट बनाई है क्योंकि ये प्रमुख है। सबसे बड़ा है सहारा का रेगिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अरेबियन का है, फिर कालाहारी है, फिर थार है, ठीक है। तो ये 5 मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा विश्व के प्रमुख हैं उनके बारे में मैं आपको एक मैप और दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये 5 को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है ये आ सकता है कि सहारा का है, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये? अल्जीरिया, लीबिया, चाड है, माली है, बाकी के जितने भी देश हैं उनमें देख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर है अरेबियन का, ये भी देख सकते हो, ठीक है। फिर कालाहारी का ये भी देख सकते हो। उसके बाद थार है, इसको भी देख सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। प्रमुख 5 इसमें से कोई भी आ सकता है कि दुनिया का 2nd नंबर का या दूसरा रेगिस्तान सबसे बड़ा कौन से देश में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है, कहाँ पर है? ये इस जगह पर है, ठीक है। तो ये देखना है। इसके बाद में आपको एक स्लाइड और दिखाऊंगा जिसमें है कि दुनिया के प्रमुख रेगिस्तानें हैं वो कौन कौन से हैं या फिर कहाँ कहाँ हैं, वो तुम्हें लोकेशन दिखेगी उसमें, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ तुम्हें दूसरी स्लाइड, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक PDF दे रखी है मैंने या फिर एक लिस्ट बनाई है विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की। तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है उनकी ये एक पिक्चर्स है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी बात, इतनी टेंशन मत लिया करो क्योंकि 6ठी 7वीं क्लास का चैप्टर है। 7वीं अभी तो 9वीं होगी, 8वीं होगी, 10वीं होगी, 11वीं होगी, 12वीं होगी, वहाँ पर आपको एक एक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी इसको आप पिक्चर्स को से स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको उतार लेना है, ठीक है। आगे देखो, अब वापस हम चैप्टर पे आते हैं। तो अभी आपने ये 2 पिक्चर्स देखी, इनके बाद में आपको पता चली गया होगा कि रेगिस्तान कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो, अगला है अपना, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे। अब देखो ध्रुवीय प्रदेश कौन से, इसके बारे में पहले हम समझते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखो इस तरीके से हमारा ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 66.5 डिग्री हो जाएगी, यहाँ कौन सी हो जाएगी? 23.5 डिग्री, ठीक है। अब जो ये उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब जो ये प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में जो ये प्रदेश है इनको कहते हैं हम ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं उन्हें ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। आगे देखो, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल क्या क्या चीज़ें मिलती है? केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। टुंड्रा तो पता ही होगा, टुंड्रा कैसे कहते हैं? टुंड्रा का होता है अनछुआ या प्योर या पाक, ठीक है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय भालू है, ठीक है, ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय उल्लू है और बर्फीली लोमड़ी है। तो ये जानवर यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। अब ये चैप्टर था हमारा
इसके बारे में हमने बात की थी। अब थोड़ा सा एक बार घास स्थल के बारे में मैंने पहले बताया था, यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा है, उस चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है गर्म प्रदेशों के, तो ये गर्म है। सवाना का है, कंपोज का है, लानोस का है, ठीक है। ठंडे वाड़ों में कौन कौन सा है, पेम्पास का है, प्रीज का है, वेल्ड का है, स्टेपी का है और डॉन का है। डॉन का मतलब डाउन्स का है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये हमारे रेगिस्तान के बारे में हमने बात करी थी। अब थोड़ा सा आगे इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है ठीक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए, स्थानीय मतलब जहाँ रहते हैं वो लोग, कृषि यानी खेती के लिए और आवास यानी घर रहने के लिए क्या करते हैं, वो रहने के लिए जगह चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो जंगलों को काटते हैं या साफ करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया, ठीक है। तो वन्य जीवन कहाँ जाएंगे, क्या ये वन पुनः वापस नहीं बन पाएंगे? अगर लोग इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? ये सब क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, मतलब प्रश्न लगा हुआ है इन चीज़ों में, तो इसमें बारे में सोचना है। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? आपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें, ठीक है। तो इनके बारे में आपको कुछ सोचना है कि इनके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना नहीं है, आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हो। दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, दोबारा वही बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ 7th क्लास है। जैसे ही 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो इतना स्टैंडर्ड हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इनको देख लो एक बार। तो ये हमारा चैप्टर था दोस्तों। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ठीक है। और अगर कोई कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आपके लिए।